हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज हम मराठी का सेकंड लेसन देखेंगे, श्यामचे बंधुप्रेम। ऑल 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट लिसन हियर। हमने फर्स्ट पोएम देखी थी, नमस्कार माझा या ज्ञान मंदिरा। उसके बाद वो प्रार्थना थी। उसके बाद आज हम देखेंगे श्यामचे बंधुप्रेम। बंधु प्रेम का मतलब होता है भाई भाई का प्यार। बहुत ही अच्छा लेसन है बच्चों। इसके लेखक है साने गुरुजी, पांडुरंग सदाशिव साने उनका पूरा नाम है। उनका जन्म 1819 में हुआ था और मृत्यु 1950 में। साने गुरुजी ने कथा, कविता, कादंबऱ्या असे विपुल ललित लेखन तसेच वैचारिक लेखन केलेले आहे। साने गुरुजी उन्होंने कविता लिखी है, कथा लिखी है, कादंबऱ्या मतलब बड़ी बड़ी किताब। उसके साथ साथ वैचारिक लेखन भी किया है। साने गुरुजी का श्यामची आई, धडपडणारी मुले, भारतीय संस्कृति, गोड गोष्ट, सुंदर पत्रे ऐसे उनके किताब प्रसिद्ध हैं। ये जो श्यामचे बंधु प्रेम है, ये जो लेसन है आपको, ये श्यामची आई इस किताब में से एक पाठ लिया गया है, प्रस्तुत किया है आपके सामने। श्यामच्या मनात आपल्या लहान भावंडाविषयी असलेला जिव्हाळा व प्रेम तसेच आईने मुलांना दिलेली शिकवण याचे हृदयस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे। मतलब देखिए, अभी इस पाठ में बच्चों श्याम, उनके जो छोटे भाई होते, तो उस भाई के प्रति उनके मन में, श्याम के मन में जो प्यार, जो ममता है, वो किस तरह बनी है, वो इस प्रस्तुत पाठ में आपको बताया गया है। वैसे तो भाई भाई में झगड़ा होता रहता है, भाई बहन हो चाहे भाई भाई हो, लेकिन उसके साथ साथ प्यार भी होता रहता है। बड़ा भाई छोटे भाई से प्यार करता है, बड़ी बहन छोटे बहन से प्यार करती है। ममता होती ही रहती है ऐसे परिवार में, ऐसे अपने रिश्ते में। भाई बहन का, भाई भाई का रिश्ता बहुत ही अच्छा और बहुत गहरा होता है। वैसे ही श्याम और उनके भाई की ये इस लेसन में स्टोरी है बच्चों। तो मैं पढ़ के सुना रही हूँ आपको। मे महिन्याची सुट्टी संपून मी परत दापोलीस शिकावयास गेलो। शाळा सुरू झाली, पावसाळाही सुरू झाला। तप्त जमिनीला मेघ शांत होऊ लागले। तापलेल्या जमिनीवर पाणी पडे व कसा सुंदर वास सुटे। नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो तेव्हा मातीचा एक रम्य सुंदर वास सुटत असतो। गंधवती पृथ्वी या वचनाची त्यावेळेस आठवण येते। फुलाफळात जो रस, जो गंध असतो, एक प्रकारचा स्वाद असतो, तो पृथ्वीच्याच पोटातला। बच्चों, लेखक लिख रहे हैं कि जब बता रहे हैं कि मई महीना की मतलब आपकी मतलब समर की छुट्टी ख़त्म होने के बाद, मतलब लेखक बता रहे हैं जब वो वापस आते हैं, मतलब वो कोकण में रहते हैं, तो दापोली करके वो एक गांव का नाम है, उधर शहर का नाम, उधर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो वो समर छुट्टी, समर वैकेशन मतलब गर्मी की छुट्टी ख़त्म होने के बाद जब स्कूल चालू होता है, तब वो रेनी सीज़न में तब क्या करते हैं, वो स्कूल के लिए जाते हैं। तभी वो बताते हैं कि तभी जो बारिश होती है, तब पहली बारिश जब ज़मीन पे गिरती है, तो मिट्टी की जो खुशबू होती है वो बहुत ही गहरी होती है, अच्छी होती है। और उसके साथ साथ जब तपती ज़मीन में जब ऐसी बारिश की बौछार होने लगती है, तब ऐसा लगता है कि गरम गरम तवे पे जैसा पानी छिड़कने लगते हैं ना, तब आवाज़ निकलती है और भाप निकलती है, उस तरह उस ज़मीन की कंडीशन तभी होती है तब। और उसी टाइम पे पहली बारिश से क्या होता है, एक अपना जो सृष्टि होती है, अपनी जो सृष्टि होती है वो महकने लगती है मिट्टी की खुशबू से। और यही
कल्पना लेखक इस पहले पैराग्राफ में बता रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ देखिए। घरून दापोलीस येताना यावेळेस मी एक निश्चय करून आलो होतो. सुट्टीत घरी असताना एके दिवशी लहान भाऊ नवीन सदऱ्यासाठी हट्ट धरून बसला होता. त्यावेळेस त्याची समजूत घालताना आई म्हणाली, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, रोजगारी होतील, मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील. आता नको हट्ट धरू. मित्रांनो, माझ्या लहानपणी कपड्यांचे बंड फार माजले नव्हते. आम्हाला कोट माहीतच नव्हता. कित्येकदा सदराही 1-2 वर्षांनी नवीन मिळावयाचा. थंडीच्या दिवसात धोतर चौघडी करून गळ्याशी बांधून शाळेत जावयाचे. मफलर नव्हते, जाकीटं नव्हती, गरम कोट नव्हते. मतलब लेखक बता रहे हैं कि जब वो दापोली से घरून दापोलीस येताना यावेळेस मी एक निश्चय करून आलो होतो. सुट्टीत घरी असताना मतलब जब वो घर से दापोली मतलब पढ़ने के लिए गए थे, तभी उन्होंने एक निश्चय किया था, उन्होंने डिसाइड किया था कि जब वो स्कूल की छुट्टी थी तब वो घर पे थे. तब उनके जो छोटे भाई थे उन्होंने ना ज़िद की थी अपने माँ बाप के सामने कि मुझे क्या चाहिए, कोट चाहिए नया वाला सिल्की. तो उन्होंने बताया कि आपके अन्ना मतलब बड़े भाई जब बड़े हो जाएंगे, मतलब शाम खुद ही लेकर जब वो बड़े हो जाएंगे, वो कमाने लगेंगे, वो जब पैसा लाएंगे तो आपको क्या करेंगे, नया कोट सिलाएंगे. लेकिन तभी से तो लेखक अपने मन में ठानते हैं कि मैं क्या करूँगा, मेरे भाई को नया कोट सिला के दे दूँगा. लेखक बता रहे कि हमारे ज़माने में तब कोट पता नहीं था हमें, मतलब उनकी कंडीशन बहुत मतलब गरीब थी. उनको सदरा ही मतलब जो वो वेयरिंग करते थे, मतलब धोतर रहता था और कॉटन का रहता था ऐसे फुल शर्ट की तरह, वो वेयरिंग करते थे, पहनते थे. वो 2 वर्ष मतलब 1 साल 2 साल तक नया उनको मिलता नहीं था. जब ठंडी का मौसम था तब वो क्या करते थे, धोतर मतलब कॉटन का जो रहता है, लुंगी लाइक दैट कॉटन की रहती है, वो महाराष्ट्रियन लोग ऐसे फोल्ड करके पीछे से ऐसे आपको सबको पता है उसका वेयरिंग कैसा महाराष्ट्रियन लोगों का होता है. वो जो धोतर रहता था वो क्या करते थे, मतलब मफलर समझ के, मतलब वो क्या करते थे, अपने कान को लपेटते थे ताकि ठंडा कानों को ना लग सके. ऐसी उनकी कंडीशन थी. मफलर भी नहीं रहता था, जैकेट भी नहीं रहते थे. जैसे हम ठंडी में अभी डालते हैं जैकेट, और मफलर मतलब कान के प्रोटेक्शन के लिए. वो लोग क्या करते थे कि तभी जो उनका जो कॉटन का धोतर था, मतलब जो वेयरिंग करते थे, वो क्या करते थे, अगर मतलब पुराना जो रहता था उसमें से क्या करते थे, वो अपने कान को लपेटते थे. माझ्या धाकट्या भावाचा, और गरम कोट भी नव्हते, गरम कोट मतलब स्वेटर्स भी नाही रहते थे उनके पास. माझ्या धाकट्या भावाचा सदरा फाटला होता. आईने त्याला 2-3 गाबड्या लावल्या होत्या. आपल्या भावास नवीन कपडा शिवून न्यावयाचा असे मी ठरवून आलो होतो, परंतु पैसे कुठून आणावयाचे. इसका मतलब है बच्चों, लेखक के जो छोटे भाई थे उनका सदरा मतलब कुर्ता मतलब शर्ट जो रहता है वो फट गया था, और उनके आई ने मतलब लेखक के आई ने, शाम के आई ने 2-3 गाबड़ा मतलब क्या, जब हम रफ़ू करते हैं ना, जैसे हम किधर फट जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको रीयूज़ करते हैं उस कपड़े का, और मतलब उसको एक छोटा कपड़ा लगा के उसको सिलाई उसकी मतलब सिलाई मारते हैं उसको, और उस कपड़े का और एक बार यूज़ करते हैं उस तरह. तभी वैसी कंडीशन थी, लोग थोड़ा सा फटता था, ज़्यादा भी फटता था तो वो क्या नहीं करते थे, जल्दी फेंकते नहीं थे, उसका रीयूज़ करते थे. उसको सिलाई करके अच्छे से उसको मतलब छोटा छोटा कपड़ा अंदर से लगा के और उसका उपयोग करते थे, क्योंकि कंडीशन ही वैसी थी, गरीब थे. वैसे ही तभी लेखक अपने मन में तय करते हैं कि मैं क्या करूँगा, मेरे छोटे भाई को नया कपड़ा नया कोट सिलाऊँगा. लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से लाऊँ. माझे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामास दापोलीस येत. वडील दापोलीस आले म्हणजे 2 आणे मला खाऊला म्हणून देऊन जायचे. खाऊच्या पैशातले 1 पैसाही खाऊमध्ये न खर्चण्याचे मी ठरवले. ज्येष्ठात आमची शाळा सुरू झाली.
गणेश चतुर्थीला 3 महिने होते. तेवढ्या महिन्यात या खाऊच्या पैशांचा रुपयाभर जमला असता. गणेश चतुर्थीस धाकट्या भावास कोट किंवा सदरा शिवून न्यावयाचा असे मी मनात निश्चित केले. मतलब लेखक के जो वडील थे, मतलब उनके पिताजी कोर्ट कचहरी के, मतलब वो कोर्ट कचहरी में, मतलब वो काम करते थे कोर्ट में. तो दापोली शहर जिधर लेखक पढ़ने के लिए जाते थे, उधर ना उस शहर में उनका आना जाना रहता था. तब वो लेखक को मिलने के लिए जाते थे. लेखक को मिलने के लिए जाते थे, तब उनको लेखक के लिए वो क्या करते थे, पॉकेट मनी कह के, मतलब अभी के ज़माने का आना दो आना, उनको क्या करते थे, देते थे खाना, मतलब कुछ तो ऐसे स्नैक्स वगैरह खाने के लिए. लेकिन लेखक को एक अच्छी आदत थी, वो क्या करते थे, पैसा जमा करके रखते थे. लेखक क्या कहते हैं कि ज्येष्ठ महीना, मतलब जून जुलाई में उनकी स्कूल उनका चालू हुआ था, और गणेश चतुर्थी मतलब गणपति के लिए 3 महीना बाकी था. उस महीने में जो खाऊ के लिए, मतलब जो पॉकेट मनी मैं यूज़ कर रही हूँ ये शब्द खाऊ के लिए, मतलब जैसे आप स्कूल आते हो तो मम्मी पापा आपको कुछ तो स्नैक्स खरीदने के लिए, कुछ तो खाने के लिए पैसे देते, उस तरह लेखक भी जमा करके रखे थे. और गणेश चतुर्थी मतलब गणपति में गणेशोत्सव के लिए अपने छोटे भाई को कोट और सदरा सिलाने के लिए वो क्या कर रहे थे, मन में ठान लिए थे. ध्येयावर डोळे होते, रोज पैसे मोजत होतो. गणेश चतुर्थी जवळ येत चालली, माझ्याजवळ 1 रुपया 2 आणे जमले होते. गौरी गणपतीला नवीन कपडे करतात. आपल्या गावातील मुलांना त्यांचे आईबाप नवीन कपडे शिवतील, परंतु माझ्या भावास कोण शिवेल, माझ्या भावाला मी शिवून देईन. मतलब उनका जो ध्येय था कि मेरे भाई को मैं कपड़ा सिल के लेके जाऊंगा, इसका उनका जो लक्ष्य था वो उसी पे लगे रहते थे. रोज़ पैसे वो क्या करते थे, जमा किए हुए गिनते थे. गणेश चतुर्थी मतलब गणेशोत्सव नज़दीक आ रहा था. उनके पास 1 रुपया 2 आने जमा हो गए थे. गौरी गणपतीला नवीन कपड़े करतात, मतलब गौरी गणपति महाराष्ट्रियन में गणेशोत्सव बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है, तो उसी समय नए कपड़े भी खरीदे जाते. तब भी क्या था ज़माना, बच्चों की बड़े बड़े त्यौहार को, मतलब दिवाली, गणेश चतुर्थी या तो होली, ऐसे गुड़ी पाड़वा, ये जो त्यौहार रहते थे बड़े बड़े, उसी त्यौहार पे क्या करते थे, नए कपड़े बच्चों के लिए परिवार के सारे सदस्यों को मतलब खरीदे जाते थे. अभी के ज़माने से नहीं कि नया अभी महीने में, हफ्ते में, मतलब जैसे चाहे खरीदे जाते, लेकिन तभी उतनी कंडीशन नहीं थी, तो त्योहारों के लिए ही खरीदा जाता था, वो भी बड़े बड़े त्यौहार के लिए. तो लेखक कहते हैं कि गणेशोत्सव के लिए गांव में उनके सारे बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे, लेकिन मेरा भाई ऐसा ही पुराना कपड़ा नहीं पहनेगा. उनके जो गांव के सारे बच्चों को उनके माँ बाप खरीद के ले देंगे, लेकिन मेरे भाई को कौन देगा, मैं दे दूँगा. उन्होंने तय किया था. मी शिंप्याकडे गेलो. माझ्या भावाच्या वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो. त्याच्या अंगाचा कोट शिवावयास मी सांगितले. 2 वार कापड घेतले, अर्धा वार अस्तर घेतले. कोट तयार झाला. जवळच्या पैशात सारा खर्च भागला. तो कोट हातात घेतला तेव्हा माझे डोळे आश्रूने न्हाले होते. मतलब लेखक कहते हैं कि शिंपी मतलब कौन, दर्जी जो कपड़ा सिलता है वो. मैं उसके पास गया, टेलर के पास मैं गया, और मेरे भाई के उम्र का एक लड़का लेके गया साथ में, और उसका मैंने माप दिया, और कोट जो ब्लेज़र कहते हैं उस तरह वो सिलने के लिए मैंने उस टेलर को कहा. उन्होंने कपड़ा दिया, अस्तर दिया और कोट तैयार करने के लिए कहा, और वो सब उनके पास जितना लेकर के पास पैसा उन्होंने जमा किया था उसमें सब कुछ हो गया. तब डोळे अश्रूने नाले, मतलब उनको बहुत ही आनंद हुआ. इसका मतलब होता है बहुत आनंद होना, खूप आनंद होणे. मी घरी जाण्यास निघालो. मी ज्याच्याकडे राहिलो
होतो ते म्हणाले, पावसा पाण्याचा जाऊ नकोस, नदी नाल्यांना पूर आले असतील. पिसईच्या पर्या, सोंडेघरचा पर्या यांना उतार नसेल. आमच्या एक मतलब लेखक जब उधर रहते थे ऐसे ही कि रूम पे ऐसे सब जन मिलके, तो उनके इधर लेखक जिनके इधर रुके थे वो लोग बोल रहे थे कि अभी बहुत बारिश हो रही है, आप मत जाओ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, नदियों को, नदी नाले जो होते हैं बारिश में बहुत सारे, कोकण साइड में बहुत ऐसे बाढ़ आती है तुरंत, पानी जब बहुत बारिश होने लगती है तो बहुत नदी को क्या आ रहा है, बाढ़ आ रही है और आप मत जाओ। पिसैच्या पर्या मतलब छोटे छोटे ऐसे ये होते, मतलब क्या बोलते, झरने की टाइप, वो भी क्या होता है, उसको भी बाढ़ आ गई है, आप मत जाओ, हमारा कहना सुनो। तो मी कोणाचे ऐकले नाही, हृदयात प्रेमपूर आला होता, तो नदी नाल्यास थोड़ीच पिघलणार। मतलब लेखक कह रहे हैं कि मैं किसी का नहीं सुना, मेरे मन में मेरे भाई के प्रति प्यार आ रहा था, तो मैंने उस नदी का किसी का नहीं सोचा। नवीन कोट बांधून मी निघालो, पंख असते तर एकदम उडून गेलो असतो, चालण्याचे श्रमच वाटत नव्हते, स्वप्नात तदंग होतो, आईला किती आनंद होईल या कल्पनेत मी होतो। एक नानेटी माझ्या पायाजवळून उडी मारून गेली। नानेटी म्हणून एक सापाचा प्रकार आहे, तिचा हिरवा रंग असतो। नानेटी उड्या मारत जाते, मला जरा भीती वाटली, जपून चालू लागलो। पिसईच्या पर्या दुथटी भरून वाहत होत्या, त्याच्या पाण्याला ओढ फार। काय करायचे, आईचे नाव घेतले व शिरलो पाण्यात। हातात काठी होती, पुढे काठी टाकावयाची व मग पाऊल टाकावयाचं। मी वाहून जाण्याच्या बेतात होतो, परंतु कसाबसा बाहेर आलो। इतर नदी नाल्यांना प्रेमाने भेटावया जाणारा तो नाला, तो मला कसा बुडवील। मी माझ्या भावास भेटावयास जात होतो, त्या नाल्या इतकाच उत्सुक होतो, धावपळ करीत होतो। त्या नाल्याप्रमाणेच मीही हृदय भरून घेऊन जात होतो। मतलब इस पैराग्राफ का मीनिंग है, लेखक अपने भाई को कोट लेके जा रहे थे, तभी थैली नहीं थी, पिशवी ऐसे, मतलब उसका यूज़ नहीं ज़्यादा करते थे। वो क्या किया था, उन्होंने एक साथ ऐसे कपड़े में लपेट के ऐसे बांध के उन्होंने क्या पीठ पे ऐसे लटक के लेके जा रहे थे। तभी बहुत बारिश गिर रही थी बच्चों, लेकिन उनके मन में, लेखक के मन में एक निश्चय किया था उन्होंने, एक भाई के प्रति प्यार था उनके मन में। तो उनको ऐसा लग रहा था कि मैं कब जाऊँ और मेरे भाई को एक कोट क्या करूँ, दिखाओ, पहनाओ, और उस भाई के मुंह पे या तो उनके चेहरे पे वो खुशी मैं कब देखूँ, ये शाम के, मतलब लेखक के मन में ऐसे ख्याल आते थे। तो वो जब जा रहे थे तब बहुत बारिश थी, तो पहाड़ पर से चल के जा रहे थे। तो जाते समय उनके पैर पर से एक नानेटी, मतलब एक सांप का प्रकार होता है, ग्रीन कलर का, हरा कलर का, उनके पैर पर से गया, लेकिन ये भी उनके ध्यान में नहीं था, वो मग्न थे अपने ही विचारों में। और पानी भी था बहुत, छोटी छोटी नदियाँ, छोटे छोटे ऐसे झरने होते, बीच बीच में जाना पड़ता है ऐसे उनको पार करके। तो बहुत एक नदी को क्या हुआ था, बाढ़ आई, मतलब पानी आया था, बाढ़ आया था ऐसे, लेकिन लेखक डरे नहीं, अपनी माँ का नाम लेके उसी में से गए। और नदी के नहीं कह सकते, पिसाटाच्या पर्या मतलब एक छोटा झरने की टाइप होता है, वो पार करके गए। वो कह रहे थे कि मैं मेरे भाई के प्यार के लिए जा रहा हूँ, मेरे मन में मेरे भाई के प्रति प्यार है, तो ये सब भावनाएं हैं, तो मैं, ये मुझे नदी नाली, मतलब ये जो नदियाँ, ये छोटे झरने मुझे क्या करेंगे, वो मुझे डुबाएंगे नहीं, ऐसे उनके मन में विचार आते थे। रस्त्यातील खडीवर आली होती, सुयांसारखे दगड पायांना खूपत होते, परंतु माझे तिकडे लक्ष नव्हते। अंधार होण्यापूर्वीच घरी जाण्याची धडपड चालली होती, परंतु वाटेतच अंधार पडला होता। कडाडकड आवाज गरजत होता, विजा चमचम करत होत्या, खळखळ पाणी वाहत होते, त्या पंचमहाभूतांच्या नाचातून मी चाललो होतो। मतलब इसका मतलब है बच्चों कि लेखक क्या कह रहे थे कि देखिए, बारिश जब होती है गांव में, जो पहाड़ के इधर
मतलब कोकण साइड में पहाड़ के इधर जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे गांव में, वो ऊपर आते हैं, और वो क्या कहते हैं, उनके पैर में चप्पल भी नहीं था, वो जा रहे थे चप्पल तो पैर में लग रहा था, फिर भी लेखक का उधर ध्यान नहीं था। कब मैं घर पहुंचूं, यही उनके मन में एक विचार था। अंधेरा होने के पहले मैं मेरे घर पे जाऊंगा। बहुत ज़ोर से ऐसे बिजली भी मतलब गिर रही थी, उसके साथ साथ पानी भी बह रहा था। ऐसे पंचमहाभूतों से वो गुजर रहे थे. शेवटी एकदाच आम्ही घरी आलो. ओला चिंब होऊन गेलो होतो. आई मी बाहेरून हाक मारली. हवेत फार गारटा आलेला होता. वडील संध्या करत होते व आईने शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते. फिर लेकर घर पहुंचते हैं. बारिश में भीगे हुए माँ को आवाज़ देते हैं, माँ मैं. उन्होंने बाहर से हाक मतलब आवाज़ दिया, और बाहर भी बहुत ठंडी थी, शाम का समय था. पिताजी भी घर पर थे. माँ उनकी शेगड़ी मतलब चूल्हा जो रहता है, चूल्हा टाइप ही रहता है. निकारे मतलब जब गांव में बारिश हो जाती है तब थोड़ा सा लकड़ी का जो रहता है ना, मतलब फायर करते हैं हम, लकड़ी को जलाते हैं, तो वो उससे ठंडी में ज़्यादा महसूस नहीं होती. उस तरह वो आग मतलब बना रही थी. अण्णा आला. आई अण्णा. धाकट्या भावाने दार उघडले. दोघे लहान भाऊ भेटले. मतलब शाम के भाई जो थे वो, उन्होंने दरवाज़ा खोला और बोले कि अन्ना आए, मतलब मेरे बड़े भाई आए. उनको बहुत आनंद हुआ. दोनों गले मिले. इतक्या पावसातून श्याम कशाला आलास? सारा भिजलास ना? आई विचारू लागली. सोंडे घरच्या पर्याला पाणी नव्हते का रे? वडिलांनी विचारले. फिर माँ चिल्लाने लगी कि इतने तेज बारिश में क्यों आए आप? देखो कितना भीग गए. उसके साथ साथ सोंडे घरचे पारे, मतलब वो एक बड़ी वो झरना रहता है, उसको पानी नहीं था क्या? उनके पिताजी ने भी कहा. बच्चों आज हम इतना ही देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद वाली स्टोरी सुनेंगे. तो आपको इधर तक राइट डाउन कीजिए, होमवर्क रहेगा, और हार्डवर्ड भी लिखिए. ओके, थैंक यू.